जब एक नया नया वकील प्रैक्टिस में आता है उसके सामने कई चैलेंजेस होते हैं। जैसे लाखों वकील हैं, लाखों, मेरे पास क्लाइंट कैसे आएगा, मुझे अपना केस कैसे मिलेगा, और इन केस मिल गया तो सॉल्यूशन तो मुझे आता नहीं। जिस तरह केस उसके लिए नया है उसी तरह मेरे लिए भी तो नया है, मैंने कभी किया थोड़ी केस। और सब कुछ सही है, केस भी चालू हो गया, ड्राफ्टिंग चालू हो गई, लेकिन जिसके सामने फट रही है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अंदर से बोलने में। ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, और इन सब के बीच में अपने ही क्लाइंट से अपनी ही फीस भी नहीं मांग पा रहे, शर्म आ रही है, हाथ पैर फूल रहे हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये आज जानेंगे हम इस वीडियो में। और इसमें हेल्प करेंगे आज के हमारे गेस्ट श्री आनंदो मुखर्जी, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कितने यंग हैं, और इतनी यंग एज में इन्होंने अपना ऑफिस दिल्ली के लाजपत नगर जैसी जगह पे सेटअप किया, और इतनी यंग एज में ही इज एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट, और इनके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, क्लाइंटल बेस बहुत अच्छा है। तो ये भी उस दौर से गुजरे हैं जिस दौर से हर एक नया वकील गुजरता है। इन्होंने सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को फेस किया है। उसको फेस करते हुए ये इस मुकाम तक कैसे पहुँचे, हम समझेंगे इनसे, इनके एक्सपीरियंस के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आपको आपका सबसे पहला केस कैसे मिला, वो केस क्या था, वो क्लाइंट कैसा था, और कैसे आपने डील किया। इसके लिए मुझे पहले शुरुआत करनी होगी मेरे शुरुआत से। हाँ। तो मैं जब कॉलेज में था, कॉलेज से हमारे प्लेसमेंट्स होते थे, और मेरा जो प्लेसमेंट हुआ वो अद्योपंत लीगल सर्विस करके एक लॉ फर्म में हुआ। अब ये लॉ फर्म मेनली जो है आईपीआर के केसेस करती थी। इसमें बहुत ज़्यादा लिटिगेशन का काम नहीं था। लिटिगेशन मतलब कोर्ट में जाके बहस करने वाली, रिसर्च बेस था, मोस्टली रिसर्च बेस्ड था। फाइलिंग वगैरह का काम था कि ट्रेडमार्क फाइल कर दिया, कॉपीराइट फाइल कर दिया, उसका क्या हुआ नहीं हुआ, फॉलोअप, तो वैसे काम थे। वो भी मतलब सीखने के लिए बहुत अच्छा था मेरे लिए। बट उस दौरान क्या हुआ कि हमारे जो बॉस हुआ करते थे, पार्टनर जो थे, तो उन्होंने एक दिन पूछा कि आनंदो, पटना का एक केस है, मैं वैसे पटना से हूँ, तो उन्होंने कहा तुम्हारा होम टाउन है तो करना चाहोगे, हाई कोर्ट में केस है। तो मैंने कहा क्यों नहीं सर। तो ऐसे मुझे मेरा पहला केस मिला, क्योंकि वो लिटिगेशन वाला काम करते नहीं थे। उन्होंने कहा कि चलो होम टाउन का केस है, देख लो एक वन ऑफ केस। तो वो केस मैंने खुद ड्राफ्ट किया, फाइल किया पटना हाई कोर्ट में, और बहस भी करा। और बहस करके मुझे याद है उस टाइम मेरे पिताजी भी वकील है, ही इज़ अ सीनियर एडवोकेट। तो उस टाइम ही वाज नॉट अ सीनियर एडवोकेट, बट ही केम टू वॉच मी कि बेटा कैसे बहस कर रहा है जज के सामने। तो वो थोड़ा प्रेशर भी था कि पता था पीछे पिताजी खड़े हैं। हालांकि काफ़ी गलतियां भी की मैंने, उससे सीखा भी, लेकिन मुझे एक फेवरेबल ऑर्डर में मुझे स्टे चाहिए था, स्टे मुझे मिल गया। अच्छा। और उसका वो जो पहला केस का पहला सक्सेस का जो फीलिंग था वो मैं शब्द में नहीं बयां कर सकता हूँ। और उस दिन से मुझे लगा कि मैं यही करना चाहता था। आई वॉन्टेड टू स्टैंड बिफोर अ जज एंड आर्ग्यू। तो लिटिगेशन मेरा फोटे था, जो मैं शायद उस दिन जाके समझा। तो मैं पहला काम किया, मैं आके सर को बहुत बहुत धन्यवाद किया जिन्होंने मुझे केस दिया था, और मैंने सर को कहा कि सर ये इसमें मुझे मज़ा आया, मैं ये करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ, ये काम मतलब इस फर्म में नहीं होता, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे काफ़ी प्रोत्साहन दिया। उन्होंने कहा जो तुम करना चाहते हो वही तुम्हें करना चाहिए। तो फिर ऐसा हुआ कि उनके आशीर्वाद से मैंने वो फर्म से मैं लिटिगेशन में प्रॉपर आया। 1 साल का मैंने ब्रेक लिया। 1 साल काम करने के बाद मैंने 1 साल का ब्रेक लिया, इन द सेंस कि इधर उधर में स्ट्रगल कर रहा था। अच्छा। कि मुझे कुछ केस मिले, मैं खुद बहस करूं। बट ये बहुत बड़ा दिक्कत है हमारे प्रोफेशन में, और स्पेशली लिटिगेशन में किसी भी यंग एडवोकेट के लिए अपना क्लाइंट मिलना उतना इजी नहीं होता है। और मैंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अगर आप स्टार्ट करें तो स्पेशली वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि
डिसमिसल रेट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि डिसमिसल रेट बहुत ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट में तो लोगों को लगता है कि भाई ये तो आखिरी फोरम है, तो यहाँ एक यंग वकील को कैसे दे दे, वो चाहते हैं कोई सीनियर खड़ा हो। तो ये सब डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन ये विद एक्सपीरियंस काम करते करते ही आपको मतलब स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो। आप चाहे कोई बहुत बड़े सीनियर वकील के बेटे हो, आप चाहे जज के बेटे हो, आप का चाहे कोई भी बैकग्राउंड ना हो, सब में स्ट्रगल है। स्ट्रगल तो आपको अलग अलग लेवल का स्ट्रगल होगा। विरासत में क्लाइंट नहीं मिलेगा। विरासत में क्लाइंट नहीं मिलेगा। अगर मिल भी जाएगा तो वो चले जाएंगे अगर आप में मेरिट ना हो तो स्ट्रगल तो बनाना अपने आप ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझ गया। सर जैसे एक बार बताइए, जैसे कोई नया वकील है, उसके पास कोई क्लाइंट आया, अब वो क्लाइंट की प्रॉब्लम तो समझ रहा है, लेकिन अब उसके लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। सारे केस तो उसने किए नहीं, पहली बार उसने वो केस किया, लेकिन क्लाइंट तगड़ा है बहुत, लेना भी है केस, छोड़ना नहीं है। अब कैसे डील करेंगे उस क्लाइंट को? देखिए, ये एक्चुअली आप जब से स्टार्ट करेंगे, आप चाहे कितना भी आपका चाहे 20 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, 30 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, आप ये प्रोफेशन की ब्यूटी है कि आप कुछ ना कुछ नया हर दिन सीखेंगे, हर क्लाइंट के साथ कुछ नया सीखेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि शुरुआत में किसी भी क्लाइंट से अगर डील करना हो तो पहले तो ये मत दिखाइए कि आपको सारा कुछ आता है। बी वेरी ऑनेस्ट टू योर क्लाइंट। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप बोलिए कि मैं आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आप ये भी मत दिखाइए कि आपको इस बारे में कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। आपने लॉ की पढ़ाई की है, ठीक है। सारा कुछ डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन पे। लॉ इज़ व्हाट? कॉमन सेंस, ठीक है। आपको कॉमन सेंस से डील करना है। आपको स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं पता है, आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है, तो द बेस्ट वे टू डील विद अ क्लाइंट इज़ कि आप उनको बुलाइए, उनका मुद्दा समझिए, फिर बोलिए मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आप उन डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करने के बाद दोबारा एक मीटिंग कीजिए। बाय दैट टाइम आपने अपने रिसर्च भी कर ली होगी, उनको बताने के लिए भी आपके पास कुछ होगा। और डॉक्यूमेंट लाने में भी समय लगेगा उसे। बिल्कुल। तो पहले ही दिन आपको अगर आता भी हो तो मैं बोलूँगा कि आप अपने सारे पत्ते ना खोलो। सही बात है, ठीक है। किसी भी क्लाइंट से, अब देखिए पीआर स्किल्स जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे प्रोफेशन में। जब तक आप रिलेशन नहीं बनाएंगे, उनको प्रॉपर्ली एंटरटेन नहीं करेंगे, उनको ये लगना चाहिए कि हाँ आप उसका मुद्दा उनका केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जो प्रोफेशन है ये इसमें आपका क्लाइंटल बनेगा कैसे? आपका क्लाइंटल बनेगा विश्वास से, वर्ड ऑफ माउथ से। आप आज मान लीजिए एक क्लाइंट से मान लीजिए प्रो बोनो कर रहे हैं, चार्ज नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन आपने अपना जी जान लगाया, भले रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन क्लाइंट ने देखा है कि आप अगले ने काम किया है, अगले ने काम किया, उसने अपना पूरा बेस्ट दिया है, तो वो आगे भी बोलेगा। ऐसा नहीं कि वो हार गया तो नहीं बोलेगा, वो आगे भी बोलेगा कि भैया इतना तो पता है कि ये अपना सारा कुछ लगा देगा, मेहनत करेगा, बेस्ट केस जज के सामने रखेगा। तो ये सब करते करते आएगा। देखिए आजकल जो मैंने नोटिस किया हमारे टाइम में, जब आज से 12 साल पहले जब मैं प्रैक्टिस में आया था, तो मैंने जिस लेवल का डेडिकेशन देखा था वो आज के टाइम में मैं थोड़ा कम देखा। मिसिंग है। जो यंग लॉयर निकल के आए वो चाहते हैं कि भैया हम तो कॉलेज से आए, हमें तो 1 लाख की तनख्वाह मिलनी चाहिए। उनका माइंडसेट ये होता है। बट ये भले कॉर्पोरेट लॉ फील्ड में वर्क कर जाए, लेकिन ये लिटिगेशन में नहीं वर्क करेगा। आप ये स्टार्टअप की तरह से, एक तरह से शुरुआत में बिल्कुल आप ये समझ के चलिए, जब आप लॉ ग्रेजुएट होकर निकलते हैं कि पहले मुझे सीखना है, पहले कमाना इज़ नॉट द एम, पहले मुझे सीखना है। ट्रिक्स ऑफ द ट्रिक, हर प्रोफेशन का एक ट्रिक होता है, राइट। हर प्रोफेशन में आपका एक स्किल होता है, तो वो स्किल्स आपको सीखने हैं। पहले 1-2 साल ही तो वो फॉर्मेटिव ईयर्स है जब आप उसको पकड़ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आप पे एक प्रेशर रहेगा कि अब कमाना है। लेकिन पहला 1-2 साल ठीक है, करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ पे बैक। क्योंकि ये पहला 1-2 साल जो होता है, ये आप कहीं भी जाए, आप अपना खुद का प्रैक्टिस करिए, या आप किसी लॉ फर्म में काम कर रहे हो, किसी सीनियर एडवोकेट के नीचे काम कर रहे हैं, तो वो आप कहीं भी जाइए, वो यही देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। डिमांडिंग प्रोफेशन है। तो फिर जैसे कि बाय ग्रेस ऑफ गॉड मुझे बहुत अच्छे सीनियर मिले, जिन्होंने मेरे काम को सराहा, और मेरे काम की वजह से उन्होंने
मुझे काफ़ी सारे बाद में केस दिए। तो उस समय भले मेरा पेचेक काफ़ी लो था, लेकिन उसका रिटर्न बाद में मिला और वो मिलेगा। और वो आज दिखता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो दिखेगा ही दिखेगा। समझ गया, बहुत बढ़िया। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप उस लेवल से, जब आपका पेचेक बहुत कम था, क्लाइंट बेस भी बहुत कम था, स्ट्रगलिंग मूवमेंट था, और आज जिसमें आपके बहुत सारे कॉर्पोरेट आपके क्लाइंट हैं जी बहुत सारे इंडिविजुअल भी क्लाइंट्स हैं, स्टेट झारखंड भी आपके क्लाइंट है, जी। तो आप उस मुकाम तक कैसे पहुँचे? आपने ये क्लाइंट बेस कैसे तैयार किया अपना? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। मैं, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे सीनियर्स काफ़ी अच्छे मिले। मैं शुरुआत में अद्योपंत लीगल सर्विस में मेरे पार्टनर्स थे डॉक्टर मौर्य विजय चंद्रा और डॉक्टर मीनू चंद्रा। तो ये जो दोनों थे, ये एक तरह से मुझे काफ़ी कुछ सिखाए, छोटी छोटी चीज़, कि कैसे हम्बल रहा जाता है, कैसे मतलब एक केस मान लीजिए कि आपने अच्छा कर दिया, वो आपके सर में नहीं घुसे, ठीक है। और इन्होंने काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें सिखाई, जैसे कि मैंने हमारे उस लॉ फर्म में ये प्रैक्टिस था, और बाय द वे बहुत छोटा सा लॉ फर्म था, हम 2-3 लोग थे, और हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारी दे दी गई थी। तो ये कॉन्फिडेंस ही अपने आप में लगता था कि भाई मैं एक फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हूँ, ये मुझे ठीक से जानते भी नहीं, मेरा काम ठीक से देखे नहीं, लेकिन इन्होंने मुझ पर इतना कॉन्फिडेंस दिखाया और पूरे फर्म को चलाने की जिम्मेदारी एक तरह से आपको दे दी, उन्होंने दे दी। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स सीखे कि कैसे भाई क्लाइंट को मतलब डील करते हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं, कैसे फ़ीस की बात होती है। जैसे कि आपने कहा कि ये एक शुरुआती दौर में झिझक होती है शुरुआती दौर, बाद के दौर में आपको खुद नहीं डील करना पड़ेगा, वो आपके क्लर्क वगैरह सेक्रेटरी वगैरह करेंगे। लेकिन शुरुआती दौर में हाँ थोड़ी झिझक होती है कि अपना फ़ीस कितना बोलूँ, कैसे बोलूँ, सामने वाला सुन के भाग तो नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी। कम बोल दी तो सोचेगा कि ये तो बेकार वकील है, और अच्छी बोल दी तो भाई भागना जाए। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप अपना जो भी फीस रखो वो एक स्टैंडर्ड फीस रखो। ऐसा नहीं कि ये मैटर में इतना फीस, वो मैटर में इतना फीस, ये बड़ा मैटर है तो इसमें ज़्यादा फीस। पार्टी के हिसाब से नहीं, पार्टी के हिसाब से आप किसी छोटा मैटर में कम भले कर दो, लेकिन पार्टी बड़ा हो तो बड़ा मत दो, क्योंकि एक स्टैंडर्ड फीस होना बहुत ज़रूरी है किसी भी वकील के लिए। वरना चीटेड महसूस करेगा बिल्कुल, क्योंकि वो 10 जगह से पता करेगा कि इनका क्या फीस है। उनको अगर ये लगे कि भैया इनसे तो इन्होंने कम लिया था, ये तो मुझे ज़्यादा बोल रहे हैं, तो वहीं पे उनका ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा देखना पड़ेगा। वैसे मेरे मन में भी ये क्वेश्चन था कि जैसे कोई वकील है वो पूरे केस का एक तरह से ठेका ले लेता है कि मैं पूरा केस जिता के दूंगा, इतना मेरा पैसा है, और कोई घंटे के हिसाब से भी चार्ज कर रहा है, सर्विस वही है, क्वालिटी की वजह से डिफरेंस आ गया, लेकिन फिर भी ये फीस मतलब बढ़ती कैसे है समय के साथ, और कैसे फीस डिटरमाइन, बहुत मुश्किल है। तो सर्विस है, कोई सामान तो बेच नहीं रहे। नहीं, देखिए, विथ टाइम ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना हो गया है, आप कितना टाइम उस केस को दे सकते हैं। आपका टाइम का वैल्यू बढ़ जाता है विथ एक्सपीरियंस, राइट। एज यू ग्रो एज अ लॉयर योर टाइम बिकम्स इम्पॉर्टेंट। आप अगर किसी क्लाइंट को आधा घंटा दे रहे तो वो आपका दिन का आधा घंटा है, उसका वैल्यू है। सही बात। उसका वैल्यू कितना है वो आप डिसाइड करो। मुश्किल है, लेकिन मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। और एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। कैसे? बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। कितना आप उस केस में एफर्ट लगाएंगे, आप जो भी डिसाइड करो, लेकिन हाँ एक रीज़नेबल फीस रखो। ये सबसे पहला चीज़ मैंने सीखा अपने पहले फर्म में। दूसरा मैंने अपने पहले फर्म में सीखा कैसे अपार्ट फ्रॉम क्लाइंट हैंडलिंग, हमारा एक बड़ा अच्छा सिस्टम था जिसको कहते थे केटी, नॉलेज ट्रांसफ़र। तो मैंने अगर किसी केस में काम किया है उसका मैं एक नॉलेज ट्रांसफ़र बनाता था कि इस केस में मैंने ये किया, और वो पूरे फर्म में सारे एसोसिएट को सर्कुलेट होता था। तो वो देखते थे कि भाई ये कोई नया काम है, इसमें आनंदों ने ऐसे किया था। तो अगर वही काम वो कल को करने जाए तो उनके लिए एक स्टेप वाइज लिखा हुआ है कि भाई पहले ये स्टेप है, दूसरा ये स्टेप है। तो वो सारे प्रोसीजरल काम थे
तो बट ये आप अपने लाइफ में भी लागू कर सकते हैं, अपने प्रोफेशन में भी लागू है, बड़ा अच्छा चीज़ है। तो वैसे आपको बहुत अच्छा लगता होगा अंदर से कि पहले मैं एसोसिएट बन के किसी के फर्म में काम करता था, आज मैंने एसोसिएट्स रखे हुए हैं, आपको तो काफ़ी अच्छा लगता होगा, अंदर से खुशी होती होगी। देखिए अभी भी कुछ लगता है कि मिसिंग है, या फिर लगता है कि कुछ किया है, अकम्प्लिश्ड है? मैं आता हूँ उस पर। ऐसा है कि आफ्टर लीविंग द्योपंत लीगल सर्विस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका रिलेशन ना टूटे ना, वो आपको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और बड़े अच्छे लोग थे, इसलिए मेरे रिलेशंस बड़े अच्छे आज भी उनके साथ। कभी कुछ मुझसे चाहिए होता है कि हम दो इसमें अपीयर कर जाओ, या मुझे कुछ उनसे चाहिए होता है, तो हमारे बीच कोई झिझक नहीं है। एंड स्ट्रिक्टली वो ना मॉनिटरी भी नहीं है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एक्स बॉसेस के साथ कैसा संबंध बना के रखें। तो जहाँ जहाँ मॉनिटरी आ पाएगा वो ज़रूर देंगे मुझे, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस है आज। उसके बाद मैंने बहुत कुछ सीखा सीनियर एडवोकेट मिस्टर हरीन रावल से। तो मिस्टर हरीन रावल के साथ मैंने लगभग 7 साल प्रैक्टिस किया उनके चेंबर में एज हिज जूनियर। ये ऑफिस खोलने से पहले? जी। तो वहाँ पे मैंने लिटिगेशन का मैंने जो भी सीखा है मैंने उस ऑफिस में सीखा है, इन द सेंस कि सब कुछ। मैं मिस्टर रावल को देखता था कोर्ट में आर्ग्यू करते हुए, तो उनसे मैंने कोर्ट क्राफ्ट सीखा। फिर रिसर्च वगैरह मुझे नहीं लगता कोई आपको सिखा सकता, ये आप करते करते ही आता है। बट उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे सिखाया आई थिंक इज़ टू बी थरो। मैंने मिस्टर रावल को देखा है एक पन्ना खुद पढ़ते हुए। मैंने मतलब आप जब उनको ब्रीफ करने जाओगे तो मैं आपको सेफली बता सकता हूँ कि उनको ब्रीफिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ही इज़ सो थरो विद द मैटर। तो वो चीज़ मैंने उनसे सीखा कि भैया आप कैसे एक इवन एफिडेविट का पेज अगर कोई पढ़ता है तो वो मिस्टर रावल पढ़ता है, वो मैंने सीखा है। और उससे भी क्या कुछ निकल सकता है आपके लिए आर्ग्यू करने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे ना किसी सीनियर एडवोकेट से, या जो आपके बड़े हैं इस प्रोफेशन में, इवन आपसे जो जूनियर है प्रोफेशन में, आप कुछ ना कुछ तो नया सीखेंगे ही सीखेंगे। और रावल सर के साथ तो मैं 7 साल था। बड़ा जैसे कोई आप एग्जांपल दीजिए रावल सर का, कि उन्होंने कभी कुछ पढ़ा हो और कुछ अलग सा पॉइंट निकल गया, या फिर आपने उनसे कुछ अलग सी चीज़ एक दिन आपने देखी उनमें कि क्या इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने तो, क्या गेम खेला है। तो मैंने जो सबसे पहला चीज़ सीखा रावल सर से, वो उन्होंने मुझे एक फ़ाइल दिया था पढ़ने को। मैं पढ़ा, उस पर पूरा आर्ग्यूमेंट नोट वोट बना के उनको दिया। तो उन्होंने बोला कि बेटा कभी भी किसी केस को अप्रोच करोगे, स्पेशली एपेलेट फोरम में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो सबसे पहले तुम, और इनफैक्ट लोअर फोरम में भी, सबसे पहले यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये सही जगह फाइल हुआ है, ये मैटर, मेंटेनेबिलिटी, ज्यूरिसडिक्शन, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सबसे पहले आप, लिमिटेशन, ये सारी चीज़ें आप सबसे पहले देखोगे कि कैसे, अगर किसी ने फाइल किया है तो उसने सही फाइल किया है कि नहीं, टेक्निकलिटीज जो है। करेक्ट। सिमिलरली अगर आप फाइल कर रहे हो तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें सही हो, ज्यूरिसडिक्शन, मेंटेनेबिलिटी, लिमिटेशन। तो ये मैंने उनसे सीखा, और मेरा उसके बाद से हमेशा यही अप्रोच रहा किसी भी केस को हैंडल। और वो मुझे काफ़ी सारे केसेस में उसका बेनिफिट मिला है कि भैया ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो ये है। हालांकि कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन मैं ये सब बोलते हुए भूल गया कि एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन था। नहीं, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। मेरा क्वेश्चन यही था कि आपने कुछ यूनिक कुछ सीखा क्या, जैसे आपने बोला ना कि मैंने उनसे सीखा कि ज्यूरिसडिक्शन। तो मैं आपको केस देख रहा था, उसमें ये था कि वो इंसान ने सिंगापुर की मेंबरशिप ले ली, सिटीजनशिप ले ली। नाउ ही इज़ नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, देयरफॉर दिस लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल टू दैट पर्सन। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये कुछ पॉइंट्स है जो हर कोई नोट नहीं कर पाएगा। तो ये जो पॉइंट आपका ज्यूरिसडिक्शन, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड सर। जैसे आपने बोला ना कि मैंने उनसे कोर्ट क्राफ्ट सीखा, कोर्ट क्राफ्ट।
तो उसी पे मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे नए नए वकील हैं, अब केस में बहुत मोटी फाइल है, उसमें फैक्ट भी हैं, उसमें एनेक्चर्स भी लगे हुए हैं इतने सारे, उसके अंदर पूरी स्टोरी है उसकी, निचली कोर्ट ने क्या बोला, फिर उसमें क्या बोला, इसमें क्या बोला। वो चाहते हैं कि मैं जज के 2 घंटे खराब करूँ, अब जज के पास टाइम नहीं है, वो 2 मिनट से ऊपर देगा नहीं। तो अपना केस रखते समय उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए अपना केस? आपको पहले तो समझना पड़ेगा कि सामने जज कौन है। अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग योर जज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी आपका एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। आप जब तक उनके सामने खड़े नहीं होगे, आर्ग्यू नहीं करोगे, 10 बार डांट नहीं खाओगे, तो आप वो चीज़ समझोगे नहीं किसको क्या अपील करेगा। देखिए, जजेस भी एट द एंड ऑफ द डे दे आर इंडिविजुअल्स, करेक्ट, दे आर ह्यूमन बीइंग्स। किसी को कुछ पसंद आएगा, किसी को कुछ और पसंद आएगा। तो नो योर जज, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी मैंने रावल सर से सीखा है। तो अब अभी कोई जज काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे, कोई जज थोड़े हंसी मजाक करने वाले होंगे। तो आपका उनके सामने आप कैसे अपने आप को कंडक्ट करोगे, वो उस पर डिपेंड करता है। आप अगर किसी स्ट्रिक्ट जज के सामने जाके हंसी मजाक करने लगे तो उनको वो अच्छा नहीं लगेगा, और उनको वो अच्छा नहीं लगेगा तो उसका गुस्सा आपका केस पे निकल सकता है। हालांकि कुछ टाइम पहले से वो जैसी कोर्ट में बैठ के 3-4 केस सुन लो उसके, कैसे कैसे वो बिल्कुल क्या कैसा बिहेवियर है। तो देखिए, जब हमने स्टार्ट किया था तो पहले 1-2-3 साल तो आर्ग्यू करने कहाँ मिलते थे। उसमें तो हमारा काम था कि रिसर्च करो, ब्रीफ करो सीनियर एडवोकेट को, और कोर्ट में देखो क्या हो रहा है। और कोर्ट में धीरे-धीरे घुसता दिमाग में। आप देखते हैं जब someone like Mr. फली नरीमन, someone like Mr. के परासरन, someone like Mr. राम जेठमलानी, ये लोग जब आके सामने से आर्ग्यू करते थे तो अलग ही लेवल का होता था। मिस्टर हरीश साल्वे, तो ये सब आप देख देख के सीखोगे कि तो आपका पहला फॉर्मेटिव ईयर्स जो होता है ना, मेरे हिसाब से पहले 2-3 साल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आप सिर्फ कोशिश करोगे कि मैं कितना ग्रास्प कर सकता हूँ, कितना सीख सकता हूँ। और उसी बीच में कभी आपके सीनियर किसी दूसरे कोर्ट में हैं तो जाके पास ओवर ले लीजिए। लेकिन ये सब में वॉलंटियर कीजिए, क्योंकि अगर आपके सीनियर के पास 5 जूनियर है और उसमें से आप वो पहले नहीं हुए जो जाके पास ओवर ले रहा है, तो आपको स्टैंडिंग, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स में जस्टिस DK जैन थे, ठीक है, फिर काफ़ी मतलब जिनसे काफ़ी डरते थे जूनियर्स। क्यों डरते थे मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ना वो जूनियर को बोलते थे, सीनियर नहीं, कोई बात नहीं, आप आर्ग्यू कीजिए। अच्छा। तो जूनियर्स बड़े डरते थे। लेकिन अगर आप इसको एज एन अपॉर्चुनिटी ले तो इनफैक्ट ही वॉज सो काइंड। एक मैटर था जिसमें रावल सर किसी और कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे थे, और इस कोर्ट में भी जैसे DK जैन के पास मैटर आ गया। उसमें मैं गया पास ओवर लेने, और मुझे पता था, मैंने देखा था कि ये बोलते आर्ग्यू करने, तो मैं फाइल तो फुल्ली प्रिपेयर्ड था। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, आप आर्ग्यू कीजिए। मैंने बस इतना रिक्वेस्ट रखा कि माय लॉर्ड, मैं फ़ाइल प्रिपेयर किया हूँ, मुझे आर्ग्यू करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर है, अगर आप डिसमिस कर रहे हो तो काइंडली वेट फॉर मिस्टर रावल। कोई कॉन्सिक्वेंस। एंड ही वाज वेरी कंसिडरेट, ही सेड कि डोंट वरी अबाउट इट। अगर मैं डिसमिस करूँगा तो मैं आपके आर्ग्यूमेंट पे नहीं करूँगा, मिस्टर रावल के आने का वेट करूँगा। और मैंने स्टार्ट किया। शुरुआती में ऐसा होता है कि आपकी ज़बान लड़खड़ाए, हाथ भी कांपता है, नर्वसनेस होता है, लेकिन वो आप जब तक, और उन्होंने मुझे बोला ठीक है, ये पॉइंट तो ठीक है, तुम इस पॉइंट में क्यों नहीं सोच रहे हो। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि क्या क्या आर्ग्यू करना है, और वैसे करते करते उन्होंने नोटिस इशू कर दिया। तो आई थिंक ये उनका बड़प्पन था, एक यंग एडवोकेट को कॉन्फिडेंस देने के लिए। और सीनियर भी खुश हुए होंगे। बिल्कुल। जस्टिस सिंघवी भी यही करते थे, और जस्टिस सिंघवी से तो जूनियर्स क्या सीनियर्स भी खौफ खाते थे। बट ये सब काफ़ी हेल्प करता है एक ग्रोइंग एडवोकेट के लिए। उनको उस लेवल का कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ, मैं भी कोई हूँ, मेरा भी कोई सुन रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी इम्पैक्ट हो रहा है केस में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपने पूछा कि पहले आप एसोसिएट थे, आज के डेट में आपके एसोसिएट्स है, तो कैसा लगता है।
तो इसमें भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि शुरू से मेरा ये था कि मैं कभी उस लेवल पे पहुँचूँ कि जहाँ पे मैं आंसरेबल रहूँ सिर्फ क्लाइंट को और किसी को नहीं। तो अपना तो कुछ करना ही था। एंड बट एक और चीज़ मैंने अपने सीनियर्स से सीखा, वो ना कभी मुझे जूनियर की तरह ट्रीट नहीं करते थे। वो बोलते थे कि आई विल नॉट कॉल यू जूनियर बिकॉज यू डू नॉट वर्क अंडर मी, यू वर्क विथ मी। तो यू आर माई कलीग, यू आर माई यंगर कलीग। मैं पार्टनर नहीं, बट यू आर माई कलीग। तो वहाँ से मैंने सीखा कि ये जूनियर का सीनियर जूनियर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सब आपके कलीग्स हैं। तो मेरे जो एसोसिएट्स हैं यहाँ पे, आपके कलीग्स हैं, वो मेरे कलीग्स हैं। मैं उनके साथ आई मीन आप देखते ही हो क्या एनवायरनमेंट है ऑफिस में। तो जब तक आप उनको उस लेवल का कंफर्ट नहीं देंगे, वो आपसे नहीं खुलेंगे, आप उनसे नहीं खुलेंगे। तो वो मतलब सर्विस उतनी अच्छी नहीं दे पाएगा, झिझक रहेगी उसके माइंड में भी। कुछ बोलने, उसको कुछ दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो वो 10 बार सोचेगा ना कि भाई पूछूं कि नहीं पूछूं, कोई डांट तो नहीं पड़ जाएगी, कहीं ये बेवकूफ़ाना सवाल तो नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में आती है एक यंग एडवोकेट के। बट डिपेंड करता है कि आपका सीनियर आपसे कितने आराम से बात करता है। तो वो जब तक आप उस टाइप का एनवायरनमेंट नहीं देंगे तो वो आपके लिए भी ठीक नहीं है, उनके लिए तो ठीक बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आप अपनी राय दीजिएगा। एक सोसाइटी में एक बहुत ही ख़राब चीज़ चल रही है, और वो ये कि ना नए नए वकीलों या फिर किसी भी वकील के पास एक बहुत बड़ी इनकम अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा फेम नेम कमाने का ज़रिया है। और वो क्या है? फ्रिवलस केस फाइल करो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक लड़की को डिवोर्स लेना है म्यूचुअल कंसेंट का अपने हस्बैंड से। अब अगर वकील म्यूचुअल कंसेंट की पिटीशन फाइल करेगा, आर्ग्यू करेगा, तो कितना ही कमा पाएगा। लेकिन अगर वो ये देखा कि इसका जो हस्बैंड है ना, इसका तो गोल्फ में मकान है, इसका तो गुलमोहर पार्क में ना सीए फर्म है, बहुत अमीर है ये, तो इसको ना ब्लैकमेल करते हैं। तो लड़की को बोले कि मैं तुम्हें ना दिलवाऊंगा 2 करोड़ रुपए, 1.25 करोड़ तुम्हारे पे, मतलब ऐसे बांट ले वो। और जितना वो कई सालों में नहीं कमा पाएगा उतना वो एक केस में खींच ले। और कैसे करेगा ये? ब्लैकमेल करके पूरी फैमिली को डाउरी में फंसाएगा, क्या बोलते हैं 498A में फंसाएगा, उसके पापा को, ससुर को, उसके भाइयों को रेप में फंसाएगा और पूरा ब्लैकमेल करेगा उसको। तो ऐसे केस में एक उसको एथिक्स में बंधे रहना चाहिए, और बेशक उसकी इनकम कम हो रही हो, या फिर उसको एथिक्स थोड़ा दूर हट के मेजर शेयर ऑफ इनकम में फोकस करना चाहिए। ठीक, तो देखिए इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। पहला आपने कहा एथिक्स। अभी क्या है कि हमारे प्रोफेशन में एथिक्स ना बड़ा थिन थ्रेड से टंगा हुआ, बहुत थिन। ठीक है, एथिक्स क्या है क्या नहीं है वो कहीं वेल डिफाइंड तो है नहीं। ठीक है, हाँ, वेरियस आपके अलग अलग कोड्स जो है, कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह, वो आपको एक गाइडेंस देता है। लेकिन मेरे हिसाब से देखिए, अल्टीमेटली आप ये 1 केस में करेंगे, 2 केस में करेंगे, 3 केस में करेंगे, ठीक है, उसमें शायद आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कमा भी ले, लेकिन ना ये प्रोफेशन इज़ अ ग्रेट लेवलर। तो वो 3 केस 4 केस के बाद आपका ना एक ख़राब नाम बन जाएगा। क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे ये एक कम्युनिटी है, ठीक है, और कम्युनिटी में बड़ा फास्ट जो है वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड होता है कि कौन कैसा है। तो ये बड़े, आपने जो बोला, ये बड़ा कॉमन चीज़ है और काफ़ी सारे वकील करते हैं। लेकिन ये वो मतलब काफ़ी टाइम तक नहीं कर पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि और ये मिसयूज़ हम कम कैसे कर सकते हैं? मतलब अगर कोई किसी को लॉ बना रहा हो कोई, तो लॉ का जितना यूज़ होता है मिसयूज़ भी है। बिल्कुल है, तो बिल्कुल है। देखिए सारा कुछ तो एकदम 4 कॉर्नर में आप कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ फ्रॉम टाइम टू टाइम लेजिस्लेचर ने भी और जुडिशरी ने भी ये सारे चीज़ को नोटिस किया है और अकॉर्डिंगली जजमेंट्स में उन्होंने गाइडलाइंस दिए हैं। लेजिस्लेचर ने नए नए लॉ बनाए हैं। अभी जो सत्येंद्र कुमार अंतिल का जो गाइडलाइन आया एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर, तो मेरे हिसाब से वो जजमेंट काफ़ी कोशिश कर रहा है ये सारे चीज़ को मतलब समझने की कि ऐसा भी होता है, रेगुलेट करने की। और जनरली अब आप देखिएगा कि इस टाइप के एलिगेशन पे जनरली एंटीसिपेटरी बेल मिल जाते हैं, है ना।
तो मेरे हिसाब से लेजिस्लेचर और जुडिशरी दोनों अपना काम कर रही है। हमें एज अ पार्ट ऑफ द प्रोफेशन हमें, आई थिंक आपका एथिक का स्टैंडर्ड यहीं से स्टार्ट होता है और एंड होता है कि एट द एंड ऑफ द डे यू आर एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट, यू हैव एन ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स योर क्लाइंट, बट you must understand that you are an officer of court. आप you can't take the court for a ride, ठीक है। आप चीज़ें सप्रेस नहीं कर सकते, आप जो है उसको बेस्ट पॉसिबल वे में ज़रूर डालिए, ठीक है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ गलत बोले या गलत केस बनाए या कुछ छुपाए। और जैसे कई क्लाइंट्स होते हैं वो थोड़े से, मतलब क्या समझाऊँ, थोड़े ढीठ किस्म के होते हैं। वो ना सब कुछ करेंगे, वो नमस्ते पानी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम होगी उनके फ़ीस देने में। तो और वो दे देंगे फ़ीस, दे देंगे, अब कब देंगे ये नहीं पता। तो फिर ऐसे क्लाइंट्स को कैसे डील करें, क्योंकि हम बोलने में भी नहीं बन रहा उसको, पहले ही हम जे खा रहे हैं, और ये बहुत सीखे हुए क्लाइंट्स हैं। देखिए आगे फिर ये एथिक्स की बात आ जाती है। एथिक्स की बात इसमें ये आती है कि हमारा प्रोफेशनल एथिक्स ये कहता है कि वंस आपने ब्रीफ ले लिया है तो आपको पूरा जस्टिफाई करना, चाहे आपको फीस मिल रही हो चाहे नहीं मिल रही हो, ठीक है। लेकिन हाँ, लेकिन सर्वाइवल आप देखिए, ऐसा नहीं है, हर तरह के क्लाइंट मिलेंगे दुनिया में, हज़ार किस्म के लोग हैं, आपको हज़ार किस्म के लोग मिलेंगे। यही तो ब्यूटी है इस प्रोफेशन का कि आप अलग अलग तरीके के लोगों से मिलेंगे, अलग अलग तरीके के केसेस मिलेंगे, अजीब अजीब ह्यूमन बिहेवियर देखने को मिलेगा, तो ये सब है। लेकिन हाँ, डील, जहाँ तक डील करने की बात है तो मुझे लगता है कि थोड़ा बेशर्म होकर बोल देना है, या फिर कहने का मतलब है थोड़ा नहीं, बेशर्मी किस बात की, आप कुछ कर रहे हो उसके लिए आप अपनी जस्टिफाइड फीस मांग रहे हो, उसमें कोई बेशर्मी वाली बात नहीं है। ये धीरे धीरे आपको रिमाइंडर भेजते रहो, बिल्कुल रिमाइंडर भेजते रहे, कोशिश करिए कि, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है वैसे, कोशिश करिए कि मिले, उनको अपना पॉइंट समझाए कि भाई इसमें मेरे जेब से पैसे लगे हुए हैं, ठीक है। तो बट अल्टीमेटली वो आपका जस्टिफाइड ड्यूज़ है, उसको अल्टीमेटली अगर वो देने को तैयार नहीं है तो आपके पास दो रास्ते हैं, इधर आप छोड़ दें, नहीं तो लीगली रिकवर करें। मैं समझ। हाँ, आप हमारे दर्शकों को कुछ इंटरेस्टिंग कोई आपका कोर्ट एक्सपीरियंस हो जो आप बताना चाहें, कोई टेढ़ा मेढ़ा कोर्ट एक्सपीरियंस, नमक मिर्च वाला। मैंने एक गलती की थी, मैंने उस गलती से काफ़ी कुछ सीखा, और मेरी गलती ये थी कि मैं था नहीं, कहीं बाहर गया हुआ था और हमें एक काउंटर एफिडेविट फाइल करना था। तो मैंने ना क्लर्क को बोल दिया कि तुम क्लाइंट से एफिडेविट ले लेना, ड्राफ्टेड था, फाइल कर देना। और मैंने क्रॉस चेक नहीं किया, और उस टाइम मेरा खुद का तो कोई क्लर्क था नहीं, मैंने जो वहाँ बैठे होते हैं जान पहचान वाले किसी क्लर्क को करा लिया था। तो मैंने फ़ोन पे बोल दिया था, उसने करा दिया। बाद में मैंने देखा कि वो एफिडेविट में काफ़ी सारे डिफेक्ट्स थे, तो उससे मुझे समझ में आया कि आप अगर कुछ काम कर रहे तो उसको आप जब तक पर्सनली चेक ना करो, कुछ भी फाइल नहीं होना चाहिए। तो वो अगेन जो मेरे सीनियर थे उन्होंने मुझे पॉइंट किया, तो मैंने माना इस बात को। उससे सीखने को मुझे मिला कि हाँ, मुझे एक एक चीज़ जो मैं फ़ाइल कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए उस टाइम मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बना नहीं था, लेकिन वो मुझे ट्रेन इसीलिए कर रहे थे कि आगे मुझे ये दिक्कतें ना आए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो होता है, ही इज़ आंसरेबल टू द कोर्ट, करेक्ट, फॉर एवरीथिंग, फॉर हिज फाइलिंग, फॉर व्हाट इज़ देयर इन द ड्राफ्ट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सारी चीज़ें मतलब एनालाइज करें, देखें, खुद ड्राफ्ट पढ़े, अगर आपने ड्राफ्ट नहीं भी किया हो तो खुद ड्राफ्ट पढ़े, उसे करेक्ट करें जहाँ पे करेक्ट करने की ज़रूरत है, एफिडेविट्स चेक करें कि सही तरीके से है कि नहीं, उसमें कुछ गलत तो नहीं लिखा हुआ है। किसी के ऊपर मत छोड़ें, किसी के ऊपर मत छोड़ें। आप भले हेल्प ले ले, आपके ऑफिस में लोग इसीलिए काम कर रहे हैं कि आपको हेल्प, लेकिन अगर आप अपने नाम से फाइल कर रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस चीज़ को क्रॉस चेक करें। मैं तो ये मानता हूँ, बहुत बड़ा लेसन आपने दिया हमारे दर्शकों को कि कुछ भी करना है फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, दूसरे पे नहीं छोड़ना।
छोड़ सकते भी नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, शायद कोर्ट के ध्यान से निकल जाए, परसों तो आपको ही कोर्ट को झेलना है, क्योंकि वो आपको बुलाएंगे, बोलेंगे ये कैसे हुआ। सर आप अब इसको ख़त्म करने से पहले बस एक चीज़, लास्ट चीज़, कि ये वीडियो बहुत सारे लिटिगेंट्स तक भी पहुंचेंगी, अगर आप उन्हें कुछ मैसेज देना चाहें। देखिए लिटिगेंट्स, क्योंकि उनको नहीं पता कि कैसे क्या करना है, उनके लिए सब कुछ नया है। तो लिटिगेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जब आप अपने केस को किसी भी वकील के पास ले जाए, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप उनके साथ ऑनेस्ट रहे। जैसे कि अगर आप एक्सपेक्ट करें कि वकील आपके साथ ऑनेस्ट रहे, तो आपको भी उतना ही खुल के वकील को सारा कुछ बताना पड़ेगा। जैसे कि आप किसी डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में ज़्यादा कुछ छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो आप ही को हार्म करेगा। तो बी वेरी ओपन टू योर लॉयर और क्लाइंट के बीच का वार्तालाप कॉन्फिडेंशियल होता है, तो आप बिल्कुल खुल के उनको अपना केस डिस्कस करें, सारा कुछ बताएं, तभी वो आपको बेस्ट हेल्प कर पाएंगे। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप अपना रिसर्च ज़रूर करें कि किस आपका केस किस कैटेगरी में आता है, उस कैटेगरी में कौन कौन अच्छे वकील है जो पहले ये सब कर चुके, और ना कि सिर्फ पहले कर चुके हैं, बल्कि आपको ये भी समझना होगा कि वकील अपना एफर्ट दे सकता है। उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना कि वो करा ही देंगे आपका मैटर, जितवा ही देंगे, आई थिंक ये थोड़ा बहुत गलत भी हो जाता है। और जो मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि जो वकील आपको ये गारंटी दे रहा है कि वो करा देगा, तो वो गलत आदमी है, उसके पास कभी मत जाइए। अच्छा जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए आज। और एक होमवर्क आपके लिए भी है कि इसे लीगल अवेयरनेस सोसाइटी में फैलाने के लिए, इतना ग्रेट एक्सपीरियंस सोसाइटी में फैलाने के लिए इस वीडियो को शेयर करिए, और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।